दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रविभूषण पाठक और आप देख रहे हैं अद्यतन कालक्रम न्यूज। आज स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं बिहार के जाने माने वैदिक पौराणिक आचार्य लालभूषण मिश्र, याज्ञिक पौराणिक। होली 2026 में होलिका दहन कब है, होली से पूर्व और होलिका दहन के बाद लगने वाला चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, किस किस देश में और कब दृश्य होगा, इन सारी बातों को विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें ताकि हम आप तक और भी बेहतर वीडियो भेज सकें। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है अद्यतन कालक्रम न्यूज के स्टूडियो में। होली 2026 के पूर्व जो होलिका दहन के लेकर आम जनता में संशय उत्पन्न हो रहा है कि होलिका दहन का उचित मुहूर्त क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और होली से पूर्व लगने वाला चंद्र ग्रहण का भारतवासियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस विषय में आप बताएं। प्रेमी दर्शक गण, सप्रेम शुभकामनाएं। प्रश्न है कि पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण इस वर्ष है और पूर्णिमा को ही होलिका दहन भी है, प्रतिवर्ष होता भी है। होलिका दहन के संबंध में शास्त्र, पुराण, वेद आदि की चर्चा के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्णिमा जब रात्रि में रहती है तो होलिका दहन होता है। होलिका का धूलिवंदन अर्थात भस्म धारण दिन में पूर्णिमा रहती है तो नहीं होता है। विशेषकर धूलिवंदन के लिए, होलिका भस्म धारण के लिए वैसी पूर्णिमा चाहिए जो पूर्वाह्नकालिक हो। रंग अबीर जब भी होगा तो भस्म धारण के बाद होगा, ये मुख्य बिंदु है। इसी में जुड़ा हुआ है चंद्र ग्रहण भी। प्रश्न आता है कि इस वर्ष 2 मार्च सोमवार की रात्रि में होलिका दहन रात्रि शेष अर्थात 3 मार्च को आरंभ है, लगभग 4:56 अर्थात 5 बजे से, और समाप्ति है 6:06 तक। विशेष बातें इसमें हैं कि होलिका दहन दिन में नहीं होता है। होलिका दहन जब भी होगा तो रात में होगा। दूसरी बात आती है कि भद्रा पुक्ष कब है और भद्रा का मुख का काल कब है। तो वैसी स्थिति में आप याद रखें कि रात में 11:53 से प्रारंभ होकर रात में 12:50 तक भद्रा पुक्ष है और भद्रामुख उसी रात में, मतलब 2 मार्च सोमवार की रात में 2:04 से 4:04 तक है। किसी पंचांग में भद्रा पुक्ष काल में होलिका दहन यदि लिखा गया है, कहीं भद्रामुख को देखते हुए लिखा जाता है, तो हम लोग अवलोकन करते हैं कि उसकी संख्या कितनी है। अभी 8 तरह के पंचांग प्रचलित हैं। मैंने अवलोकन किया है तो महावीर पंचांग ठाकुर प्रसाद द्वारा जो प्रकाशित है उसमें भद्रापुक्ष और भद्रामुख काल की प्रधानता दी गई है। लेकिन बात है कि
भद्रापुक्ष और भद्रामुख कब हो? जब कोई विकल्प नहीं हो। जैसे 5 बजे से मतलब 4:56 से 6:06 तक जब भद्रा के अंत में होलिका दहन का सुंदर मुहूर्त मिल रहा है, तो हम भद्रापुक्ष में क्यों जाएं? भद्रामुख पर विचार क्यों करें? यह तो तब है जब कोई विकल्प नहीं हो। इसलिए अधिकाधिक पंचांगों में यही समय बताया गया है। जैसे महावीर पंचांग का एक अंग है जो ठाकुर प्रसाद का ही है, वह है रूपेश महावीर पंचांग। रूपेश महावीर पंचांग में इसी समय की पुष्टि की गई है। होलिका दहन जब भी होगा तो इसी काल में होगा, मतलब 4:56 से 6:06 तक रात्रि शेष में। बहुमत के आधार पर या प्रामाणिकता के आधार पर, जैसे प्रामाणिक पंचांग है ऋषिकेश, प्रामाणिक पंचांग है दरभंगा यूनिवर्सिटी से प्रकाशित विश्वविद्यालय पंचांग, उसमें भी और अन्य पंचांगों में भी दिया गया है। अधिकाधिक पंचांगों में इसी बात की पुष्टि की गई है। तो बहुमत के आधार पर शास्त्र पुराण का निर्णय हम लोग करते हैं और बताते हैं। अब प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण भी तो है। मन में बातें आती हैं दर्शकों को कि बीच में एक दिन विराम कैसे हो गया। उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो 3 मार्च को लगभग दिन भर पूर्णिमा का रहना। दूसरा कारण है कि शाम के समय 5:59 से 6:47 तक ग्रहण का जो समय है, उसके 9 घंटा पहले, मतलब 5:59 से 9 घंटा पहले चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाता है। 9 घंटा पहले का मतलब है कि 8:59 से वह सूतक आरंभ हो जाता है, सुबह से ही 3 तारीख को। तो ग्रहण सूतक में तो ये सब कार्य हो ही नहीं सकते हैं, निषिद्ध है। दोनों कारण को देखते हुए इस वर्ष 3 मार्च को किसी प्रकार का न धूलिवंदन न रंगबीर का प्रयोग होगा। 4 तारीख को 4 मार्च बुधवार को प्रातःकाल पूर्वाह्न में धूलिका वंदन, होलिका जिसको भस्मधारण कहा जाता है, उसका मुहूर्त बनता है जो उत्तम है। लेकिन उसका कुछ मंत्र है। वंदितासी सुरेंद्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च अतस्त्वं पाहि नो देवी विभूतिर्भूतिदा भव। इस मंत्र से धूलिवंदन मस्तक में, ललाट में पुरुष करते हैं, स्त्रियां गर्दन में लगाती हैं होलिका भस्म को। आरोग्य लाभ होता है। अब कुछ लोग मन में रखे हुए हैं कि हुड़दंग क्यों होता है जी। हुड़दंग का मतलब क्या है? जोरों की आवाज़ में, चाहे हंसी से संबंधित हो या किसी प्रकार के मजाक से संबंधित हो, जोरों की आवाज़ की में हंसी का होना हुड़दंग है। जैसे किसी को आप कुछ लगा देते हैं तो हुड़दंग हो जाता है। अन्य दर्शक हंसते हैं, ठिठोली हो जाती है। लेकिन लगाने का मतलब क्या है? कादो लगा सकते हैं। मूलतः तो भस्म है, लेकिन थोड़ा सा हटकर कादो तक चल सकता है। मिट्टी जो जल मिश्रित मिट्टी है, लेकिन नाली पखाना ये सब तो पूर्णतः वर्जित है।
यह समाज की कुरीति मानी जाती है। इसलिए हम लोग वैसी हंसी ठठोली करें जो रंग अबीर लगाने से होता हो। किसी का रंग रूप थोड़ा सा बिगड़ जाता है तो हंसी आ जाती है। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव राशि के अनुसार कौन सी राशि पर शुभ पड़ेगा और कौन सी राशि पे अशुभ? 12 राशियां हैं और 12 राशियों में शुभदायक चंद्र ग्रहण का दर्शन शुभदायक जो होगा वह मिथुन राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि पर होगा। और शेष जो 8 राशियां हैं जैसे मेष, वृष, कर्क, सिंह, कन्या, साथ ही धनु, मकर, कुंभ, इन राशियों पर प्रभाव, इन राशि वाले लोगों पर प्रभाव अशुभ होगा। इसलिए आप कोशिश करें कि अशुभ प्रभाव वाले राशि के जो लोग हैं वे ग्रहण को न देखें। लेकिन ग्रहण में स्नान जरूर करें। ग्रहण में स्नान के बाद दान जरूर करें। दर्शन करने से जो हानि है या लाभ है उसका ध्यान रखते हुए ग्रहण का लाभ उठाएं। यदि ग्रहण में आप मंत्र जाप करते हैं तो 1000 गुना हो जाता है। एक माला मतलब 108 बार आप किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो वह 1000 गुना होता है। ये सुविधा, यह लाभ बहुत कम समय के लिए मतलब मात्र 48 मिनट के लिए हम लोगों को इस दिन मिल रहा है 3 मार्च को। अब एक प्रश्न यह भी लोगों के बीच है कि आखिर पूर्णिमा को जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र ग्रहण मान लीजिए कि 5:59 से है तो उस समय तो पूर्णिमा नहीं है, उस समय तो प्रतिपदा है। इसका उत्तर है कि ग्रहण तो आरंभ हो चुका है बहुत पहले से ही, मतलब 4:33 तक पूर्णिमा है। पूर्णिमा में ही ग्रहण आरंभ हुआ है और वह ग्रहण आरंभ हुआ है तो वह कहाँ दिखाई पड़ा है? जैसे अमेरिका, एशिया, पूर्वी यूरोप, साथ साथ अटलांटिक, पैसिफिक, अंटार्कटिका आदि स्थानों में दिखाई पड़ा। भारत में दिखाई कब पड़ेगा या पड़ने वाला है? वह समय है 5:59 से। यद्यपि प्रतिपदा हो जाती है लेकिन ग्रहण तो लगा पूर्णिमा में। भले ही भारत में दृश्य नहीं है 3 कुछ मिनट से, लेकिन धरती पर के अन्य देशों में तो दिखाई पड़ रहा है। तो जहाँ दिखाई पड़ता है वहीं उसका गुण या दोष, लाभ या हानि मिलती है। तो भारत में तो हम लोगों को लाभ या हानि मिलेगी तो मात्र 48 मिनट, मतलब कितना बजे से? 5:59 से 6:47 तक। इस चंद्र ग्रहण पर गर्भवती महिलाएं क्या परहेज करें जिससे उन्हें लाभ मिल सके? गर्भवती महिलाएं उस काल में किसी फल को, सब्जी हो या फल हो, उसको काटें नहीं। ये बहुत बड़ा परहेज तो यह है। और यदि हो सके तो गर्भस्थ शिशु पर कोई खराब असर ना हो इसके लिए गोबर या मिट्टी का लेप कर लें गर्भाशय पर ऊपर से कुछ समय के लिए। यही 2 बातें उसमें हैं। आचार्य जी, आप दर्शकों को बताएं कि होलिका दहन की शुरुआत कब हुई और इसके पीछे का क्या उद्देश्य रहा? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, 4 युगों में यह धरती पर लीलाएं हो रही हैं। तो सतयुग में हिरण्यकशिपु राजा हुए थे, उनके पुत्र प्रहलाद भी सतयुग में ही हुए। भगवान के भक्त थे प्रहलाद, और भगवान के नाम सुनते ही विपरीत भाव आता था उनके पिता को। उस स्थिति में प्रहलाद को जान से मार देने की इच्छा से
वे बहुत तरह का प्रयास किए थे, जिसमें एक प्रयास यह भी रहा कि हिरण्यकशिपु की बहन होलिका अर्थात प्रहलाद की फूआ को वरदान मिला हुआ था कि अग्नि का कोई असर उनके शरीर पर नहीं होगा। तो हिरण्यकशिपु के आदेश से होलिका की गोद में भक्तराज प्रहलाद बैठाया गया, आग लगाई गई, उपलों और सूखे काष्ठों के बीच हरा रेण रखकर आग लगाने के बाद होलिका ही भस्म हो गई। भगवान का नाम लेने वाला प्रहलाद बच गया। इसका एक उद्देश्य है कि प्रहलाद का प्रतीक है कौन? प्रहलाद किसका प्रतीक हुआ? तो हरे रेण का प्रतीक है, और होलिका सूखे कंडों और उपलों का प्रतीक है। प्रहलाद जीवित रह गए, मतलब हरा रेण राख न हुआ और सभी उपले और कंडे, सूखी लकड़ियाँ इत्यादि राख हो गई। ये बात आज तक प्रतीकात्मक रूप से चली आ रही है, हम लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं। आचार्य जी, दर्शकों को बताएं कि इस होलिका दहन में कौन सी वस्तुओं का आहुति दें जिससे उनके जीवन सुखमय हो सके। होलिका दहन में आरंभ होता है ओम होम होलिकायै नमः स्वाहा कहकर आहुति घी की होती है। इतना ही नहीं, कुछ बातें और होती हैं जो कि हमारे पंचांग में भी अंकित है। हमारे जो गुप्त अंग हैं, स्त्रियों का हो या पुरुषों का हो, मैं स्टेज पर तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सारांश बात है कि गुप्तांगों का नाम लेते हुए, मतलब उसके बदले आजकल उसका रूप हो गया गाली गलौज, प्रतिरूप हुआ, कुरीति हुई। तो उस स्थिति में हम लोग कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसको कहकर हंसी ठिठोली करते हैं, जिससे किसी दर्शक को कोई आघात हृदय पर न हो। वैसी मनोविनोद की बातें, हास्य की बातें होनी चाहिए। यह बिल्कुल होते आया है। इसका कुरीति में जो रूप बदला है उसको त्यागना होगा, उसको हम लोग दूर जहाँ तक हो सके करें। दर्शकों को यह भी बताएं कि गुप्तांगों का वर्णन होलिका दहन के पूर्व या पश्चात जो करने की परंपरा चली आ रही है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य रहा होगा? इसके पीछे मनोविनोद उद्देश्य है। कोई व्यक्ति अपने अपने रिश्ता के अनुसार समान उम्र का है तो कुछ मनोविनोद कर लेता है, हंसी मजाक कर लेता है। अब जैसे उसको संस्कृत में मान लीजिए कि कोई बोल दे ओम भगाय नमः, अब बहुत लोग तो अर्थ कर लेंगे, समझ भी लेंगे, तो ये उच्चारण हो गया। लिंगाय नमः उच्चारण हो गया, इससे किसी को क्षति भी नहीं हुई। दूसरी बात है कि उस दिन एक बात और है कि हम लोग स्वपच का स्पर्श करते हैं। स्वपच संस्कृत का शब्द है, उसका हिंदी अर्थ है जो कि कहने में, यदि आप लोग कहने या सुनने में बुरा नहीं माने तो डोम शब्द से जाना जाता है। उस दिन उसका स्पर्श, उसको गले लगना बहुत ज़रूरी हम लोगों को है। यदि हो सके तो होलिका भस्म लेकर आप जाएं उसके पास और उसको ललाट में लगाएं और वह भी आपको ललाट में लगावे तो स्पर्श हो गया। तो मुख्यतः तो है
कि बने स्वपच का चांडाल का स्पर्श हो, चाहे जिस तरह से हो। इसी का उल्टा रूप थोड़ा हो गया कि जिस गांव में वह नहीं है उस गांव के लोग गंदी चीज़ों का स्पर्श करने लगे, जब जैसे नाली है आदि। तो अब वो पढ़े लिखे लोग उसको सुधार करके इस रूप में लावें कि थोड़ा दूर जाकर या बुलाकर उस व्यक्ति में लिपटें, मिलें जुलें, स्पर्श करें। होली मिलन जुलन का पर्व है, इस बात को लोगों को दिखाएं। मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। दर्शकों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और दर्शकों से मेरा अनुरोध होगा कि इस वीडियो में कही गई बातों का गलत अर्थ ना समझते हुए और इसका प्रचार प्रसार उचित रूप में हो, इसके लिए हम आपका सदा आभारी रहेंगे। यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके पास ऐसे ही गूढ़ बातों को लेकर आपके सामने आते रहें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।